देखो पिछली बार मैंने आप लोगों को चीज बताई थी, सिंक्रोनस इंपीडेंस। Synchronous impedance which is ZS, and this is equal to RA square plus XS square under root, और XS is equal to RA square plus XS की वैल्यू क्या होती है, XL plus XA का होल स्क्वायर, ये होता है। तो दिस इज बेसिकली सिंक्रोनस इंपीडेंस। और ये क्या होती है वो देखो, अगर एक यूनिटी पावर फैक्टर के लिए अगर आप वेक्टर डायग्राम ले रहे हैं तो क्या होता है, मान लीजिए ये है VL, ये अगर VL है और ये अगर IL है लोड करंट, तो इन दैट केस IL के फेज में होगा रेजिस्टिव ड्रॉप विच इज IL इंटू RA, और इसके क्वाड्रेचर में दो ड्रॉप्स निकल के आएंगे, पहला वाला होता है I इंटू XL, दूसरा वाला होता है I इंटू XA। तो ये हो गया, दिस इज E, क्या बोलते हैं इसको, खाली E बोलते हैं ना, E नॉट, इसको E नॉट बोल रहा है वो, दिस नोन एज E नॉट और EA, दिस इज नोन एज E नॉट, और यहां से यहां तक का जो वोल्टेज है दिस इज नोन एज EA। अच्छा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, E नॉट इज नोन एज E नॉट इज नोन एज इंटरनल EMF। E नॉट इंटरनल EMF है कि इंटरनल EMF EA है, EA है इंटरनल EMF, दिस इज नो लोड EMF। नो लोड EMF इज E नॉट और EA इज इंटरनल EMF, ठीक, E नॉट और EA। अब सो E नॉट नो लोड EMF है और EA जो इंटरनल EMF है, ठीक। अब देखो, मतलब आप ये वाली चीज समझ सकते हैं कि जितना EMF बना था अंदर, टोटल EMF जितना अंदर बन के निकल रहा है, दैट इज नोन एज नो लोड EMF। हालांकि उल्टा होना चाहिए, दिस शुड बी कॉल्ड एज इंटरनल EMF एंड दिस शुड बी कॉल्ड एज नो लोड EMF, बट व्हाटएवर, जो भी ये टर्मिनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं दैट्स फाइन। EO इज द नो लोड EMF, इसको हम बोलते हैं नो लोड EMF, और इसमें से जब आप आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप जब माइनस कर देते हैं, देन व्हाट यू गेट इज EA विच इज नोन एज इंटरनल EMF। यार सीरियसली इसके अंदर कुछ गलती दे रखी है। नो लोड का मतलब क्या हो गया, नो लोड का मतलब ये हो गया, अगर आप इंटरनल EMF में से लोड की वजह से जितना भी लॉस हो रहा था वो अगर आप हटा दिए, तब उसके बराबर ये होना चाहिए, पर व्हाटएवर, अगर ये वाली चीज फॉलो कर रहा था हम ये वाली चीज फॉलो कर देते हैं, ठीक। अब इसको ZS का डिटर्मिनेशन करा जाता है, ZS निकालते हैं, जो सिंक्रोनस इंपीडेंस है, सिंक्रोनस इंपीडेंस कैलकुलेट करी जाती है, क्या इसकी वैल्यू है। लेबोरेटरी में दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द रेगुलेशन, रेगुलेशन निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड, और एक होता है जीरो पावर फैक्टर या पोर्ट्रेट ट्रायंगल मेथड। वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में खाली जीरो सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड होता है। इसके लिए आपको दो तरह के टेस्ट करने पड़ते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आपको इसके लिए निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट रेगुलेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर यूजिंग सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड, ये निकालना है, ठीक है, रेगुलेशन निकालना है, और रेगुलेशन यूजिंग सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आपके पास दो आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। फॉर दिस पर्पज यू नीड टू डू टू टेस्ट, ओसी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट आप और भी कभी कराए आपने कि नहीं कराए, ट्रांसफार्मर में कराया, इंडक्शन मोटर में भी करा हुआ है, दोनों में सेम चीज है, बड़ा आसान चीज होती है। ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर खाली ये वाला काम करते हैं कि आप ओपन सर्किट कर देते हैं। इसके केस में क्या है कि इसमें फील्ड करंट अगर आप कम ज्यादा करेंगे, ध्यान सुनो, ऑल्टरनेटर्स के अंदर अगर आप फील्ड करंट की वैल्यू कम ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा, एनी आइडिया, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। अगर आप फील्ड करंट की वैल्यू कम ज्यादा कर देते हैं, ये ध्यान से, ये वाली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, फील्ड करंट की वैल्यू अगर कम ज्यादा कर देते हैं तो फील्ड करंट के कम ज्यादा करने की वजह से उसका जो आउटपुट वोल्टेज है
वो उसकी वैल्यू आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक, तो ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर आप खाली ये वाला काम करते हैं कि देखो ऑल्टरनेटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या है, ये है स्टेटर ये रहा और फील्ड ये रही। ठीक, इस फील्ड के अंदर जो आप सप्लाई दे रहे हैं वो एक एक्साइटर से दे रहे हैं, ये रहा एक्साइटर, इसमें से आप इसके अंदर सप्लाई दे रहे हैं। तो आपने बेसिकली क्या करना है, ये जो है J और K, दिस इज द ऑल्टरनेटर फील्ड, दिस UVW दिस इज द ऑल्टरनेटर आर्मेचर, ये ऑल्टरनेटर का आर्मेचर। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर करंट की वैल्यू, फील्ड के अंदर जो करंट जा रही है उस करंट की वैल्यू कम ज्यादा करनी है। करंट की वैल्यू कम ज्यादा करने की वजह से इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है उसकी ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, दैट्स ऑल। इसके अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दीजिए यहां पे और एक एमीटर लगा दीजिए, एमीटर यहां कहीं भी लगा सकते हैं, जिससे कि इससे जो सप्लाई इसके अंदर दी जा रही है फील्ड के अंदर, उस सप्लाई को आप कम ज्यादा करिए, वेरी करिए, और उसकी वजह से कितनी करंट फ्लो हो रही है, दिस मेजर्स द फील्ड करंट IF। और इसमें ओपन सर्किट 2 पॉइंट खुले छोड़ दीजिए और यहां से लेकर के यहां तक के बीच में VL लाइन वोल्टेज नाप लीजिए, दिस इज बेसिकली VOC, इसे कहते हैं VOC, दिस इज VOC ओपन सर्किट टेस्ट है। ठीक है ना, ओपन सर्किट छोड़ रखा है। वोल्टमीटर के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वोल्टमीटर जो अंदर से होता है वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है कि ओपन सर्किट होता है, वोल्टमीटर अंदर से ओपन सर्किट होता है। वोल्टमीटर जो है अंदर से इट्स अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, इट कंज्यूम्स नो करंट। तो बेसिकली आपने इन दोनों पॉइंट को ओपन सर्किट ही छोड़ रखा है। ठीक है, खाली ओपन सर्किट ही छोड़ रखा है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जब आपने ओपन सर्किट इसको छोड़ दिया, उसके बाद में इन दोनों पॉइंट के बीच में आपने वोल्टेज मेजर कर दिया है, राइट। अब ये मेजर करने के बाद ये वाला ग्राफ IF वर्सेस VOC ये वाला प्लॉट करना है, वो दैट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। IF फील्ड करंट अगर आप इधर लेते हैं, VOC इधर प्लॉट करिए, तो IF को बढ़ाने से VOC ऐसे बढ़ेगा, वोल्टेज वर्सेस करंट है, फ्लक्स है ना, फ्लक्स की वजह से दिस विल बी अ पैराबोलिक कर्व, इस तरह बढ़ेगा। तो दिस इज OCC। अब दूसरा काम करिए, सब कुछ ये एज इट इज रहने दीजिए, खाली इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दीजिए और इसकी जगह लगा दीजिए एमीटर विच मेजर्स द करंट ISC, दिस इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, ऐसे में ये आपको मिलेंगे SCC, शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आप फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ISC शॉर्ट सर्किट करंट कैसे कैसे बढ़ेगा, लीनियर वेरिएशन है, सीधे बढ़ता है। अब चूज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ फील्ड करंट, और उस पे अगर आप ये करते हैं तो ये जो करंट की जो वैल्यू आई, लेट अस कॉल दिस I1, और ये जो वोल्टेज की वैल्यू आई लेट अस कॉल दिस V1, देन ZS इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, ये होती है। सिंक्रोनस इंपीडेंस निकालने का तरीका क्या है, OCC प्लॉट करिए, SCC प्लॉट करिए, उसके बाद नॉर्मल जो फील्ड करंट की जो वैल्यू है उस फील्ड करंट की वैल्यू पर ये चेक करिए कि उस पर उसी फील्ड करंट की वैल्यू पर शॉर्ट सर्किट करंट कितनी आई थी और उसी फील्ड करंट की वैल्यू पर ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आया था। उन दोनों का रेशियो अगर आप लेते हैं दैट गिव्स यू द वैल्यू फॉर ZS, सिंक्रोनस इंपीडेंस। ठीक, इस तरह से आपको सिंक्रोनस इंपीडेंस की वैल्यू मिल जाती है। अब सिंक्रोनस इंपीडेंस से आप रेगुलेशन कैसे निकाल सकते हैं, उसका तरीका क्या है, ये वाला डायग्राम है। इस डायग्राम को वेल दिस इज स्पेसिफिक केस, इसमें IL इज इन फेज विद VL। नॉर्मल केस में क्या होगा, ये डायग्राम किस तरह का होगा, ये डायग्राम होगा इस तरह का, ये अगर VL है तो IL होगी ऐसी। ठीक, दिस एंगल इज फाई, लोड एंगल फाई, तो इसकी वजह से ये करंट आएगा, दिस इज ये VL है, दिस इज IL इंटू RA, this is IL into XL and this is IL into XA।
ये हो गया। इसी डायग्राम को अगर आप रोटेट कर दीजिए हल्का सा, फाई एंगल पर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड फाई एंगल से रोटेट कर दीजिए, तो ये डायग्राम आपको दिखाई कैसा देने वाला है। देखो ये रहा IL, पूरे डायग्राम को आपने फाई एंगल रोटेट कर दिया है, तो इसकी वजह से VL आपको दिखाई कैसा देगा। दिस इज VL। ये रहा IL इंटू RA और ये रहे दोनों IL इंटू XL और IL इंटू XA। दिख गया डायग्राम, दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये वाला डायग्राम अगर आप देखते हैं और ये वाला डायग्राम अगर दोनों देखते हैं तो दोनों बिल्कुल सिमिलर है, खाली हमने इसको घुमा रखा है। दैट्स ऑल। दिस एंगल इज फाई। मैं दोनों को साथ बनाता हूं। इसको अगर आपने अगर रोटेट कर दिया थोड़ा सा, आपको दिखाई कैसा देगा। ये है IL, ये है VL, ये है IL इंटू RA, दिस इज IL इंटू XL एंड दिस इज IL इंटू XA एंड दिस इज बेसिकली E0, जो इस केस में था E0। ये हो गया। दिस एंगल इज फाई। ठीक, खाली हमने ये वाला चीज घुमा रखी है। ठीक, अब देखो अगर ये आपने घुमा रखा है, अब क्या है, रेगुलेशन याद है। रेगुलेशन क्या होता है? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज। सो रेगुलेशन, परसेंटेज रेगुलेशन अगर आप निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू E0 माइनस VL अपॉन E0। VL आपको पता है, ठीक, VL आप नाप सकते हैं, IL इंटू RA नाप सकते हैं, IL इंटू XL नाप सकते हैं, IL इंटू XA नाप सकते हैं। XA की वैल्यू आपको पता नहीं है, XL की वैल्यू आपको पता नहीं है, तब कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपके पास ZS पता है। ZS अगर पता है तो ZS से आप निकाल सकते हैं XS। XS इज इक्वल टू XL प्लस XA विच इज इक्वल टू ZS स्क्वायर माइनस RA स्क्वायर। ठीक, तो इससे आपको यहां से यहां तक की वैल्यू मिल सकती है। ठीक, आपको यहां से लेकर करके यहां तक की IL नाप सकते हैं, IL लोड करंट की वैल्यू नाप सकते हैं सब लोग। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी एक्सेस की जो वैल्यू है, XA प्लस XL, पूरे यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, एक्सेस की वैल्यू ऐसे निकल के आ जाएगी। ZS आपने नाप लिया, ZS आपको पता चल गया कि ZS कैसे निकाला जाता है। RA की वैल्यू नाप सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू, सिंपल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नापने के तरीका से हर एक जने को पता है। ठीक है, तो RA नाप सकते हैं, ZS नाप सकते हैं, उससे इसका मतलब आपको एक्सेस मिल गया। तो IL RA पता चल गया, IL इंटू एक्सेस यहां से यहां तक का वैल्यू पता चल गई। ओके, अब E0 की वैल्यू बताओ कितना होता है? E0 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ VL, IL RA, IL XL, IL XA कितना हो जाएगा? सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए OAB ट्रायंगल में। E0 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। OB कितना है? OB की वैल्यू कितनी है? OB की वैल्यू इज O दिस थिंग OD प्लस DB। OD की वैल्यू कितनी है? कितनी? IL नहीं, IL कहां है? OD की वैल्यू कितनी है? VL cos phi, दैट्स करेक्ट, VL cos phi। VL की वैल्यू आपको पता है, VL cos phi, इसकी जो वैल्यू है OD की वैल्यू, दैट इज VL cos phi। दिस इज इक्वल टू, और इसका ना इसे कर देते हैं E, इसे कर देते हैं F। सो E0 स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर, नहीं, OD प्लस DB का होल स्क्वायर प्लस AF प्लस FB का होल स्क्वायर, AF प्लस FB का होल स्क्वायर। दिस द वैल्यू फॉर E0 स्क्वायर। ठीक, दिस इज इक्वल टू OD की वैल्यू कितनी आई? VL cos phi। सो दिस इज VL, मैं जरा इसको मिटा देता हूं यहां पर। सो दिस इज VL cos phi प्लस DB की वैल्यू कितनी है? IL इंटू RA प्लस IL इंटू RA, इसका होल स्क्वायर प्लस AF की वैल्यू
ए एफ यहां से यहां तक की, आई एल एक्सेस, आई एल इंटू एक्सेस, आई एल इंटू एक्सएस, एक्सेस की वैल्यू आपने निकाल रखी है यहां पर, प्लस एफ बी की वैल्यू वी एल साइन फाइव, क्या बात है, वी एल साइन फाइव होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये वैल्यू निकल के आ गई ई नॉट की, ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इसमें आपको वी एल पता है, कॉस फाइव पता है, आई एल पता है, आर ए पता है, आई एल पता है, एक्सेस पता है, वी एल पता है, साइन फाइव पता है, सारी चीजें पता है। ई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, सब लोग निकाल सकते हैं। ई नॉट की वैल्यू जब निकल जाए इसका अंडर रूट ले लेंगे, ई नॉट की वैल्यू निकल जाएगी, पुट दिस वैल्यू ऑफ ई नॉट हियर, कैलकुलेशन निकल जाएगा। क्लियर, सिंपल सा तरीका है, कोई बहुत टफ नहीं है, खाली आपको बस ये डायग्राम में बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगानी कर रहे हैं, दिमाग कहाँ लगाया है, कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रखी है, वी एल कॉस फाइव, वी एल साइन फाइव, यही तो दोनों चीजें ऐड कर दी, और ये जो एक्सेस की वैल्यू निकालनी थी, ये एक्सेस की वैल्यू आपने जेड एस माइनस आर स्क्वायर से निकाल दी, उसी से बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, हमारा जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। लॉसेस एफिशिएंसी, अरे बड़ी सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। लॉसेस कितनी तरह के होते हैं, लॉसेस तक अभी तक तो सब लोगों को सारे समझ में आ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल लॉस होते हैं फील्ड लॉस, आर्मेचर वाइंडिंग लॉस, ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस, तीन तरह के लॉस होते हैं, जो भी डीसी जनरेटर्स केस में थे, डीसी जनरेटर्स डीसी मोटर्स में, मतलब फील्ड के अंदर लॉस हो रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड में लॉस हो रहा है, आर्मेचर में लॉस हो रहा है, और ब्रश के अंदर लॉस हो रहा है। कोर लॉस क्या होता है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस विच इज नोन एज आयरन लॉस, वो फिक्स्ड है। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस यानी कि मैकेनिकल लॉस, वो भी फिक्स्ड है। और एक और इसके अंदर है लोड और स्ट्रे पावर लॉस, ये एक नया आ गया विच इज बिकॉज ऑफ आर्मेचर लीकेज फ्लक्स, जो लीकेज फ्लक्स है एक्सएल की वजह से एक एडिशन आ गया, उसको अभी इसकी वैल्यू देख लेंगे, अभी न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर क्लियर हो जाएगा, दैट्स ऑल। न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसमें कौन सा करें, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े आसान साइंस। सबसे बड़ा इसमें मेरे ख्याल से देखने में ये वाला लिख रहा है, ये वाला कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.18 है, ये क्वेश्चन बैंक में भी शायद आपको दे रखा होगा, क्योंकि मैंने इसको टिक कर रखा है। 50 kVA स्टार कनेक्टेड 440 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर, 50 kVA, इससे 50 kVA 3 फेज स्टार कनेक्टेड 440 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, 3 फेज 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड 440 वोल्ट्स। Effective armature resistance is 0.25 ohms. RA is equal to 0.25 ohms per phase. अच्छा, कई जगह आप ये वाली चीज देखेंगे कि RA के बजाय RE लिखा होगा। RE means effective armature resistance. वो effective armature resistance का मतलब खाली ये है कि आप जब बचे खुचे जितने लॉसेज हैं वो सब भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तब आर्मेचर रेजिस्टेंस आर इज बेसिकली इक्वल टू 1.1 इंटू आर ए, 10% बढ़ी हुई मानते हैं। 10% आर ए जो ओरिजिनल खाली नेट जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होती है, कूल रेजिस्टेंस, उसमें हीटिंग इफेक्ट जब आप इंक्लूड कर देते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू हल्की सी इंक्रीज हो जाती है, 10% इंक्रीज मानते हैं। मतलब अगर नॉर्मल केस में 1 थी तो 1 की जगह 1.1 ओम्स हो जाएगी आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू, दिस इज बेसिकली आर ई। तो खाली ये वाली चीज और कुछ नहीं, ठीक है। तो आर ई और आर ए जो भी वैल्यू है दैट इज 0.25 ओम्स पर फेज। सिंक्रोनस रिएक्टेंस 3.2 ओम्स पर फेज, सिंक्रोनस रिएक्टेंस यानी कि एक्सएस इज इक्वल टू 3.2 ओम्स पर फेज। लीकेज रिएक्टेंस 0.5 ओम्स पर फेज, लीकेज रिएक्टेंस है, इसका मतलब एक्सएल इज इक्वल टू 0.5 ओम्स पर फेज। डिटरमिन एट रेटेड लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1.0 pf। रेटेड लोड कितना है 50 kVA। डिटरमिन क्या क्या डिटरमिन करना है, इंटरनल ईएमएफ ईए, नो लोड ईएमएफ ई नॉट, परसेंटेज रेगुलेशन ऑन फुल लोड, वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस व्हिच रिप्लेसेस आर्मेचर रिएक्शन, सेवरल थिंग्स, ठीक है। ई देखिए ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर सॉल्व करने पहले सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए उसका, फेजर डायग्राम या इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, जिसकी चीज की भी जरूरत है, उससे आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा बड़े आसानी से। अब देखो इसमें यूनिटी पावर फैक्टर है, इसका मतलब कैसा हो गया, ये हो गया, ये अगर VL है तो ये I इंटू आर ए है,
ये I इंटू एक्स एल है, ये I इंटू एक्स ए है, यहां से यहां तक ये I इंटू एक्स एस है, ये I है, ये VL है, ये E नॉट है और ये EA है। ठीक, EA निकालना है। पहले क्या निकालना है? EA, इंटरनल ईएमएफ। इंटरनल ईएमएफ इज बेसिकली ए, ये EA है। EA की वैल्यू क्या है? EA इज इक्वल टू EA बराबर VL प्लस IRA होल स्क्वायर प्लस IXL होल स्क्वायर अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल, VL प्लस IRA स्क्वायर प्लस IXL स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये अब बताइए सब क्या क्या चीज आपको दे रखी है? आरए दिया हुआ है, आरए दिया हुआ है, एक्सेल दिया हुआ है, एक्सेल भी दिया हुआ है, वीएल दिया हुआ है, 440 वोल्ट दे रखा है, लाइन वोल्टेज ही है, आई दे रखा है, आई निकालना पड़ेगा। तो सिंपल 50 केवी है, 440 वोल्ट है। 50 केवी अगर आप मान रहे हैं, 3 फेज 50 केवी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 440 वोल्ट्स। अगर 440 वोल्ट तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा इसका? फेज वोल्टेज 440 बाय रूट 3, वी फेज इज इक्वल टू 440 बाय रूट 3। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 254, 254 वोल्ट। ये आ गया। और फुल लोड करंट, करंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 केवीए, 50,000 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू वी फेज, नहीं रूट 3 अगर कर रहे हैं तो आईएल ही ले लेते भाई। केवीए दे रखा है 0.1 पावर फैक्टर अगर दे रखा है, तो बेसिकली पावर की वैल्यू क्या होती है? P इज इक्वल टू 3 वी फेज आई फेज, 3 इंटू वी फेज आई फेज कॉस फाई ये होती है, या रूट 3 इंटू वीएल आईएल कॉस फाई। अब इसमें 50 केवी आपको दे रखा है, तो 50 केवी है, उसके केस में वीएल की वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो वीएल अपॉन रूट 3, पी की वैल्यू दे रखी है 50 केवी है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस अपॉन रूट 3 इंटू वीएल, दैट इज 440 वोल्ट्स। और कॉस फाई की वैल्यू कितनी है? 1। ये होगी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? दैट इज 65.6 एम्पियर्स, 65.6 एम्पियर्स। आई मिल गया, वीएल पता है। ये वीएल हम यहां पर जब बात करते हैं तो हमेशा फेज वोल्टेज की बात करते हैं। दिस इज बेसिकली वी फेज, वी फेज की तरह प्रोटोकॉल, ये फेज वोल्टेज है। फेज वोल्टेज में 254 वोल्ट होगा, तो वी फेज प्लस IRA प्लस IXL सब आपने चीज निकाल ली। ठीक है, अब ई नॉट निकालना है। ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताइए? ई नॉट वीपी प्लस IRA का होल स्क्वायर प्लस IXS का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू वीपी प्लस IRA का होल स्क्वायर प्लस I इंटू XS का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। वीपी पता है, आई पता है, आरए पता है, आई पता है, आई एक्सेस पता है, एक्सेस पता है, सारी चीजें पता है। तो EA और E नॉट दोनों चीजें आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज रेगुलेशन, रेगुलेशन का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था ऊपर। ठीक है, VL cos फाई प्लस IL और लास्ट चीज क्या रह गई? लास्ट चीज है वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस। वैल्यू का मतलब दैट पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस विच रिप्लेसेस आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, देखो इसका मतलब खाली ये है। देखो अब ये वाली चीज पूछिए, पार्ट ऑफ दैट सिंक्रोनस रिएक्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस की वैल्यू है, एक्सेस बराबर कितनी होती है? एक्सेस प्लस एक्सेल। तो लीकेज रिएक्टेंस
इसमें लीकेज रिएक्टेंस दे रखी है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से उसका पार्ट कौन सा था, यानी कि एक्सएल की वैल्यू पूछी, एक्सएल सब लोग निकाल सकते हैं, एक्सएस माइनस एक्सएल सिंपल निकाल सकते हैं, ठीक। दिस कंप्लीट्स द थर्ड यूनिट which is fourth unit in your question bank, but sequentially this is the third unit. ये वाली चीज खत्म हो गई है और मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स जो कल ही है, कल से वील स्टार्ट विद पावर यूनिट नंबर 3, ठीक है। पावर का यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि ये फेज वोल्टेज है, ये करंट है, तो जरूरी नहीं है कि फेज करंट फेज वोल्टेज के फेज में हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो करंट है वो लाइन करंट लाइन वोल्टेज के फेज में हो। देखो आप जब फेज डिफरेंस नाप रहे हैं तो किस किस में नाप रहे हैं, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो नापेंगे, या लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में कितना डिफरेंस है वो नापेंगे। आप फेज वोल्टेज में और लाइन करंट के बीच में फेज डिफरेंस नापने का कोई मतलब ही नहीं है। ये वाली बात दूसरी है कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो फेज वोल्टेज और फेज करंट और लाइन करंट दोनों सेम होंगे, वो वाली बात अलग हो जाती है। लेकिन आपको जब नापना है तो आप यही वाला काम तो करेंगे कि फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस था और लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस, ठीक, क्रॉस नहीं करना। और ये यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशली दे रखा है कि लोड जो आपने लगाया हुआ है, भाई लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, लोड के अंदर कितनी करंट जा रही है, तो उन्हीं के बीच में फेज डिफरेंस तो नापोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने वोल्टेज तो ले लिया ट्यूबलाइट का और करंट ले लिया इलेक्ट्रिकल मशीन लैब में जाकर के, वहां जो दूसरा लोड लगा रखा तो उसका करंट नाप लिया। ये वाला काम करना तो बड़ी बेवकूफी हो जाएगी, ठीक है ना, ये वाला काम नहीं करना। तो जो भी आपने लोड लगा रखा है, लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज था, लोड के अंदर कितनी करंट थी, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर, वो 1 पावर फैक्टर है। इसका मतलब ये और ये दोनों फेज में, ये स्पेशल केस है। लीडिंग भी हो सकता है, लैगिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फेज में भी हो सकता है, ये वाला केस, ठीक, क्लियर। आरई क्या है, आरई इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस। इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होती है नॉर्मल केस में ये मानी जाती है कि दैट इज 5 to 10%, नॉर्मल केस में 10% मानते हैं, 10% मोर देन द कोल्ड आर्मेचर रेजिस्टेंस। कोल्ड और हॉट का चक्कर है, ये वाली चीजें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले जो रेजिस्टेंस चेक करेंगे वो यही चेक करेंगे। रेजिस्टेंस में यही वाली चीज होती है कि जब हॉट रेजिस्टेंस होती है, हॉट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है, किसी भी चीज की रेजिस्टेंस है, उसका बड़ी देर तक अगर हॉट अप रखें, हीट अप रखें, गर्म रखेंगे तो उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है। तो इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस, ट्रैक्शन, जब नेक्स्ट सेमेस्टर में ट्रैक्शन पढ़ोगे तो उसमें आप ये वाली चीज देखेंगे कि जो डेड वेट है, एक्सेल का जो डेड वेट है, उससे इफेक्टिव वेट उससे 1.1 उसका लेते हैं, मतलब 10% ज्यादा मानते हैं। उसी तरीके की ये वाली चीज, खाली हॉट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज 10% मोर देन कोल्ड रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा कभी भी जब भी करेंगे, ओपन सर्किट है उसके अंदर करंट जीरो है यार, ओपन सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं कर रही है। ओपन सर्किट के अंदर आपने सर्किट को ओपन कर रखा है, करंट की वैल्यू कितनी हो गई? सवाल का जवाब, सवाल ये था कि ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज पर करेंगे कि रेटेड करंट पे। ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर करंट फ्लो कर ही नहीं रही है तो उसमें रेटेड करंट कैसे हो सकती है? तो वो जो होगा वो रेटेड वोल्टेज पर ही होगा। और जहां तक इसकी बात है शॉर्ट सर्किट टेस्ट की, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप वोल्टेज की वैल्यू वैसे ही बहुत कम करके देते हैं, तो रेटेड वोल्टेज हो ही नहीं सकता, तो रेटेड करंट होती है। क्लियर? फुल लोड करंट में और रेटेड करंट में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज है। फुल लोड और रेटेड दोनों एक ही चीजें होती हैं, कभी उसको फुल लोड बोलते हैं, कभी रेटेड बोलते हैं। रेटेड का मतलब जिस वैल्यू के लिए वो रेटेड है, मैक्सिमम फुल लोड जितना आप उस पर डाल दें उतनी करंट कैरी करने के लिए बना हुआ है। उससे ज्यादा करंट भी कैरी कर सकता है, लेकिन वो उससे उसके अंदर अनड्यू लॉसेज हो जाएंगे, बेकार ऐसे लॉसेज हो जाएंगे जिसकी वजह से उसको इवेंचुअली जा करके कुछ नुकसान हो जाएगा। तो वो उससे ज्यादा करंट आपको एक्सीड नहीं कर रही है। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल करंट जो उसके अंदर फ्लो करनी चाहिए, जो कर सकती है नहीं, जितनी करनी चाहिए, तो उसके अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, विल कंटिन्यू विद पावर। थैंक यू।